अस्सलामुअलैकुम। हूती मुसलमान यमन का एक अहम मजहबी और सियासी गिरोह जिसे आमतौर पर अंसारुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। ये तहरीक बुनियादी तौर पर ज़ैदी शिया इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है, जो शिया इस्लाम की एक पुरानी और तारीखी शाख है। ज़ैदी मुसलमान सदियों से यमन के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में आबाद रहे हैं और उनकी पहचान उनके मजहबी उसूलों, समाजी रिवायतों और सियासी जद्दोजहद से जुड़ी रही है। आज के दौर में जब भी मिडल ईस्ट की सियासत, यमन की जंग या क्षेत्रीय कशमकश की बात होती है तो हूती तहरीक का नाम ज़रूर सामने आता है, क्योंकि ये ग्रुप अब सिर्फ एक स्थानीय ताकत नहीं रहा बल्कि एक अहम क्षेत्रीय किरदार बन चुका है। ज़ैदी शिया मसलक की शुरुआत 8वीं सदी में इमाम ज़ैद बिन अली से मानी जाती है, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से थे। इमाम ज़ैद ने अपने दौर में जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इंसाफ के कायम करने के लिए संघर्ष किया। उनके मानने वालों को बाद में ज़ैदी कहा जाने लगा। ज़ैदी शिया 12 शिया इमामों को मानने वाले दूसरे शिया गिरोह से कुछ मसाइल में अलग समझे जाते हैं। उनके कई अफकार सुन्नी मुसलमानों से भी मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से यमन में लंबे अरसे तक सुन्नी और ज़ैदी मुसलमानों के दरमियान टकराव अपेक्षाकृत कम रहा और दोनों समाज साथ साथ रहते रहे। यमन की तारीख में ज़ैदी इमामों की हुकूमत का बहुत लंबा दौर रहा है। करीब 1000 साल तक यमन के उत्तरी हिस्सों में ज़ैदी इमामों की बादशाहत कायम रही। इस दौरान मजहबी उलेमा और कबायली निज़ाम का असर भी काफ़ी मजबूत रहा। यमन का समाज हमेशा से कबायली ढांचे पर खड़ा रहा है, जहां हर कबीले की अपनी पहचान, रिवायत और क़यादत होती थी। ज़ैदी इमाम अक्सर इन कबीलों के दरमियान संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते थे ताकि समाज में अमन और निज़ाम कायम रह सके। 1962 में यमन में एक बड़ा इनकलाब आया, जिसने सदियों पुरानी इमामत और बादशाहत का खात्मा कर दिया। इसके बाद मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम किया गया। हालांकि इस तब्दीली से एक नया सियासी ढांचा तो बना, लेकिन बहुत से ज़ैदी लोगों को ये महसूस होने लगा कि उनकी मजहबी और समाजी पहचान कमज़ोर होती जा रही है। धीरे धीरे उनके अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि नई हुकूमत उनकी रिवायतों और उनके हुकूक को उतनी अहमियत नहीं दे रही जितनी पहले दी जाती थी। 1990 में उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन का इत्तिहाद हुआ और एक नया मुल्क बना, लेकिन इसके बावजूद सियासी अस्थिरता ख़त्म नहीं हुई। इख्तियार की लड़ाई, माशी मुश्किलात, बेरोज़गारी और करप्शन जैसे मसाइल ने आवाम की परेशानियों को बढ़ा दिया। इसी माहौल में कई मजहबी और समाजी गिरोह अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने लगे। इन्हीं में से एक हूती तहरीक भी थी, जो धीरे धीरे एक मजबूत तंजीम बन गई। हूती तहरीक का नाम हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नाम पर पड़ा। हुसैन अल हूती एक मजहबी आलिम और रहनुमा थे, जिन्होंने समाज में इस्लामी तब्दीली, तालीम और शऊर को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों के लिए दर्स और तालीमी हलके कायम किए, जहाँ कुरान और इस्लामी तारीख की तालीम दी जाती थी। उनका मकसद ये था कि लोग अपनी पहचान को समझें और समाज में इंसाफ, अखलाक और ईमानदारी को मजबूत करें। धीरे धीरे ये तहरीक एक समाजी इस्लाह से आगे बढ़कर सियासी तहरीक बन गई। 2004 में यमन की हुकूमत और हूती गिरोह के दरमियान पहला बड़ा टकराव हुआ। हुकूमत को ये डर था कि ये तहरीक उसकी सत्ता के लिए ख़तरा बन सकती है, जबकि हूतियों का कहना था कि वो सिर्फ अपने हक और अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहते हैं। इसी टकराव के दौरान हुसैन बदरुद्दीन अल हूती मारे गए, लेकिन उनकी मौत के बाद तहरीक ख़त्म नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो गई। उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूती ने क़यादत संभाली और तंजीम को और ज़्यादा संगठित कर दिया। 2004 से 2010 के दरमियान कई बार यमन की फ़ौज और हूती लड़ाकों के बीच झड़पें हुई। उन्हें सादा वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा लड़ाइयाँ सादा सूबे में हुई। इन झड़पों में हज़ारों लोग मारे गए और बहुत से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जंग की वजह से स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। आम लोगों को पानी, खाने और दवाइयों की सख्त कमी का सामना करना पड़ा। इससे इंसानी मुश्किलात और बढ़ गई। 2011 में जब अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग की लहर उठी तो यमन भी इससे अछूता नहीं रहा। बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर
करप्शन ख़त्म करने, रोज़गार के मौके बढ़ाने और ज़िंदगी बेहतर करने की मांग की। इस सियासी उथल पुथल ने मुल्क को और ज़्यादा अस्थिर कर दिया। हूती तहरीक ने इस मौके पर अपना असर बढ़ाया और कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2014 में हूती लड़ाकों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जो मुल्क की सियासत में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। 2015 में सऊदी अरब और उसके सहयोगी ममालिक ने फौजी दखलंदाजी की। सऊदी अरब को ये खौफ था कि हूती तहरीक का ताल्लुक ईरान से हो सकता है, जिससे इलाके में ताकत का संतुलन बदल सकता है। इस फौजी कार्रवाई के बाद जंग और तेज हो गई और हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ा। लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोगों की जान चली गई और कई इलाकों में भुखमरी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। बच्चे और औरतें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय तंजीमों ने यमन को दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बरहनों में से एक करार दे दिया। हूती तहरीक खुद को बाहरी दखलंदाजी के खिलाफ एक मुजाहमत की तहरीक बताती है। उनका कहना है कि वो यमन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके मुखालफिन का कहना है कि हूती ताकत के जरिए मुल्क की हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि यमन का मसला बेहद पेचीदा है, जिसमें मजहबी, सियासी, माशी और अंतर्राष्ट्रीय अवामिल सब शामिल हैं और इसी वजह से इस टकराव का हल भी आसान नज़र नहीं आता। 2015 में जब हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया तो ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि पूरे मुल्क की सियासत और ताकत के मामले में एक बड़ा इनकलाबी मोड़ था। इस कदम ने न सिर्फ यमन के अंदरूनी हालात को बदल दिया, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की तवज्जो भी अपनी तरफ खींच ली। सऊदी अरब, जो पहले से ही हूतियों के बढ़ते असर और उनके पीछे मुमकिना तौर पर ईरान की हिमायत से परेशान था, उसने फ़ौरन एक फ़ौजी संगठन तैयार किया और यमन में सीधी दखलंदाजी शुरू कर दी। इसके बाद जो जंग शुरू हुई, उसने धीरे धीरे पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान से होने वाले हवाई हमले, ज़मीन पर जारी लड़ाइयाँ और हर तरफ तबाही के मंजर आम हो गए। इस जंग का सबसे ज़्यादा खामियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ा। हज़ारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। यमन, जो पहले से ही एक कमज़ोर माशी हालत वाला मुल्क था, इस जंग के बाद और भी ज़्यादा तबाह हो गया। अस्पतालों पर हमले हुए, वो भी बंद हो गए। दवाइयों की सख्त कमी पैदा हो गई, बच्चों की तालीम रुक गई और खाने पीने की बुनियादी चीज़ें इतनी कम और महंगी हो गई कि आम इंसान के लिए जिंदा रहना ही एक जंग बन गया। साफ पानी की कमी और बीमारियों के फैलाव ने हालत को और भी बदतर कर दिया, यहाँ तक कि यमन को दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बरहान में शुमार किया जाने लगा। इस दौरान कई ऐसे दर्दनाक वाक़यात भी पेश आए जिन्होंने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। आम आबादी वाले इलाकों पर बमबारी, जनाजों और शादी ब्याह जैसी जंगों पर हमले, और ये सब ऐसे मंजर थे जिनमें बेकसूर लोगों की जानें गई। हर तरफ खौफ, भुखमरी और बेबसी का आलम था, जहाँ आम लोग सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे थे, जबकि सियासी और फौजी ताकतें अपनी अपनी जंग लड़ने में मशगूल थी। वक्त के साथ कुछ हद तक हालात में नरमी ज़रूर आई, ख़ास तौर पर तब जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रिश्तों में सुधार की कोशिशें शुरू हुई और बातचीत का दरवाज़ा खुला। इस सियासी बदलाव का असर यमन पर भी पड़ा और जंग की शिद्दत कुछ कम हुई, लेकिन ये अमन बहुत ही नाजुक है। ये किसी भी मजबूत बुनियाद पर नहीं खड़ा, बल्कि एक अस्थायी सुकून जैसा है जो किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि असल मसले, सत्ता की लड़ाई, सियासी नुमाइंदगी और बाहरी ताकतों का दखल अब भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। अब एक बार फिर हूती तहरीक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई है, क्योंकि उन्होंने इजराइल फ़लस्तीन जंग में खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया है। इस कदम ने न सिर्फ यमन के मामले को दोबारा सुर्खियों में ला दिया है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की सियासत को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। अब ये सिर्फ एक मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है, जिसमें अलग अलग ताकतें अपने अपने मफाद के तहत रोल अदा कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हूती तहरीक कोई अचानक पैदा होने वाला ग्रुप नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी तारीख, मजहबी इख्तिलाफ और सियासी बेइंसाफ़ी और क्षेत्रीय ताकतों की खींचतान का नतीजा है। इसमें एक तरफ अपनी पहचान और हक की जंग है, तो दूसरी तरफ सत्ता और असर और रसूख की लड़ाई भी शामिल है। साथ ही इसमें बड़ी ताकतों की सियासत और उनके छुपे हुए एजेंडे भी काम कर रहे हैं, जो इस मामले को और ज़्यादा उलझा देते हैं। यही वजह है कि आज हूती सिर्फ यमन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उनके फैसले और कदम पूरी दुनिया की सियासत पर
اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آنے والے وقت میں بھی ان کا کردار بہت اہم رہے گا اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ تحریک آگے کس دشا میں بڑھتی ہے اور مڈل ایسٹ کے بدلتے ہوئے حالات پر کس طرح اپنا اثر ڈالتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور ایسی اور بھی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔